हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर की स्टडी। देखिए, जितने भी आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान से देख लीजिए, जो भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। ठीक है, इंडियन ऑयल पाइपलाइन का, तो ये टेक्निकल अटेंडेंट का जो पोस्ट है आपका। ठीक है, तो जितने भी ब्रांच हैं उनमें सभी में मिक्स क्वेश्चन आएंगे जहाँ तक है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। आर ए सी मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने वाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सभी ट्रेड के लिए होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहला। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जैसे आपका फिटर है तो फिटर में जैसे मान लो 75 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से ज़्यादा 30 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे वो फिटर के होंगे। बाकी अलावा मिक्स क्वेश्चन होंगे, कोई रेफ्रिजरेशन का होगा, कोई आरएसी का होगा। ठीक है, या फिर कोई मैकेनिकल डीजल का होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड का अनुमानित हिमांक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे बताना है। और बताइए आप सभी लोग, क्या आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर होने वाला है बी आंसर। ठीक है, माइनस के 75.2 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे देखो सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कोई रेफ्रिजरेंट है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब R22 है। ठीक है, R22 है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया माइनस के 160.5 डिग्री सेल्सियस। एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया माइनस के, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है किस पॉइंट पे ये बॉयल कर रहा है। ठीक है, 41 डिग्री सेल्सियस हो गया। R12 का हो गया, ये फ्रीजिंग, ये रेफ्रिजरेंट है ये। ठीक है, R22, R12, ये हो गया माइनस के 155 डिग्री सेल्सियस, और ये माइनस के 29 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है माइनस के 75.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी माइनस के 56.6 डिग्री सेल्सियस होता है, और माइनस के 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। NH3 इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, NH3 अमोनिया होता है, माइनस के 77.7 डिग्री सेल्सियस, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है, इतने पे जम जाता है ये। ठीक है, माइनस के 70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर माइनस में करोगे इतना, तो NH3 होगा वो जम जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट माइनस के 33.3 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ रेफ्रिजरेंट R11। तो R11, R22, इस तरीके से ये रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, जो कि रेफ्रिजरेशन में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर R11 का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CCl3F। ठीक है, जो कि डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखो, कुछ रेफ्रिजरेंट है, उनका जो फार्मूला लिखा हुआ है वो देख लीजिए। रेफ्रिजरेंट है R21, तो इनका फार्मूला होगा CHFCl2। R134A, इसका फार्मूला हो गया C2H2F4। R022, इसका फार्मूला हो गया CHF2Cl। R011, इसका फार्मूला हो गया CFCl3। इंपॉर्टेंट है, ये सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं। देखिए भाई, इसका आंसर बताइए। द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क ऑन द। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो किस पे वर्क करता है, तो बेल कॉलमैन साइकिल पे करता है। ठीक है, ये याद रखना, बेल कॉलमैन साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यार एयर रेफ्रिजरेशन आए, ठीक है, पूछे कौन सा साइकिल पे कार्य करता है, तो बेल कॉलमैन साइकिल, इसको पढ़ना। देखो, मेरा मकसद ये है क्वेश्चन कराने का कि आप इस टाइप के क्वेश्चन और भी देखें अपने आप खुद से। ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन तो करा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको खुद से देखना है, किसी भी वीडियो पर डिपेंड नहीं रहना है। बस दिमाग में ये लगाना है कि जैसे सर आप कोई क्वेश्चन बता रहे हो, तो उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं वो हम अपनी किताब में देखने हैं। ठीक है, इस तरीके से। द कॉमनली यूज फॉर रेफ्रिजरेंट इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, मतलब घर के जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, घरेलू रेफ्रिजरेटर होते हैं, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है, उनके अंदर एक रेफ्रिजरेंट होता है। ठीक है, तो कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ करा जाता है उसमें, पता है किसी को, बताइए। तो ये करा जाता है R134A। ठीक है, R134, जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, CF3CS2F। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, याद रखना। जो घर के रेफ्रिजरेटर होता है ना,
ठीक है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज होता है, तो उसमें जो यूज़ होता है रेफ्रिजरेंट वो होता है R134a। इसका फार्मूला केमिकल फार्मूला भी पूछ लिया है, तो CF3CH2F, ठीक है। और वैसे बोला जाए तो टेट्राफ्लोरोएथेन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये लिख लेना कॉपी में, टेट्राफ्लोरोएथेन। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू, तो 1 टन रेफ्रिजरेशन क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है और कितना होता है ये, तो ये होता है 210 किलोजूल पर मिनट। इसके कई मान होते हैं, 210 किलोजूल पर मिनट तो है ही एक मान, और भी होते हैं। तो मैं इसको बता दूं, इसको देखो 0 डिग्री सेल्सियस के 1 टन जल को 24 घंटे में 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ बनाने में जितनी ऊष्मा निकाली जाती है, देखो कोई भी जल है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है ये, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और 1 टन है ये, कितना है, 1 टन, मतलब या फिर 1000 किलोग्राम, ठीक है, 1000 किलोग्राम 24 घंटे में। अब इसको 24 आवर्स में 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़, आइस बनाया जा रहा है इसको, ठीक है। बर्फ़ बनाने में जितनी हीट जनरेट होगी, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे की साइड में कर दिया, वैसे हीट तो ऊपर निकलेगी, जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसको ही हम कहेंगे 1 टन रेफ्रिजरेंट, ठीक है, 1 टन रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 210 किलोजूल, 210 किलोजूल पर मिनट होता है। और भी हम देख लेते हैं आगे, देखो ये सारे 1 टन की एक वैल्यू है, ठीक है, 1 टन रेफ्रिजरेशन, 1 टन रेफ्रिजरेशन, 1 टन रेफ्रिजरेशन, 1 टन रेफ्रिजरेशन, ठीक है, याद करना। तो 210 तो हमने पढ़ी थी अभी, बाकी 3 और होती हैं। 200 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर मिनट, 50 किलो कैलोरी पर मिनट, 3.5 किलो वाट, तो ये सबसे ज़्यादा आती हैं, ठीक है। दोनों वैल्यू जो हैं ये वाली सबसे ज़्यादा पूछी जाएंगी, बाकी ये तो नहीं पूछी जाएंगी, ये डिप्लोमा लेवल पे या बीटेक लेवल पे पूछी जाती हैं, ये ITI लेवल पे पूछी जाएंगी आपको, ठीक है, ये दोनों, तो याद रखना इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज यूज फॉर रेफ्रिजरेशन इन एरोप्लेन्स, तो एरोप्लेन होता है उसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ करा जाता है वो आपको बताना है। एरोप्लेन हवाई जहाज होते हैं ना, उसमें रेफ्रिजरेंट यूज़ करा जाएगा, कौन सा करा जाएगा, तो इसमें करा जाएगा एयर, हवा होती है वो यूज़ करी जाती है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए आगे, ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क ऑन, तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो किस पे वर्क करता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। तो मैंने इतना तो बता दिया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खुद से पढ़ना है अच्छी तरीके से। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ, ये तीनों पढ़ लेना, इसकी डेफिनेशन, और नहीं समझ में आए अगर तुमको तो एक काम करना कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाई MR की स्टडी डालना, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स बाई MR की स्टडी डाल के आप इस तरीके से क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को। चलिए देखिए भाई, इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है, सवाल भी आ सकते हैं एक आध दो। एक कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेटर ऑपरेट बिटवीन 250 केल्विन 300 केल्विन, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा है मतलब COP, ठीक है, आपको यहाँ पे T1 दे रखा है कितना, 250, ठीक है, और T2 दे रखा है टेम्परेचर, वो कितना दे रखा है, T1 दे रखा है 300, ठीक है, बड़े वाले को हम पहले लेंगे, बड़े वाले टेम्परेचर को हम पहले लेंगे, ठीक है, 300, और T2 दे रखा है यहाँ पे 250 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे अगर COP हम निकालें, अगर COP निकालें तो COP का एक फॉर्मूला होता है वो याद कर लीजिए, T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है, इस तरीके से। तो T2 का मान रखो कितना है 250, अपॉन T1 का मान रखो 300, क्योंकि ज़्यादा वाला हम पहले लेंगे, ठीक है, 250, तो कितना बचा 250 ऊपर, और नीचे कितना हो गया 50, 0 से 0 कट आउट, 55 25, ठीक है, तो 5 आ गया, तो 5 आंसर कौन सा है, ये है, ठीक है। तो ये COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ये याद रखना है इसका, और इसका फॉर्मूला जो होता है T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है, जब टेम्परेचर आपको 2 टेम्परेचर दिए हों, ठीक है, तब तब का ये फॉर्मूला है। आगे देखते हैं, देखो भाई, द कंडेंसर आर एंड इवापोरेटर
ट्यूब्स इन ए फ्रियोन रेफ्रिजरेटर प्लांट आर मेड ऑफ। संघनित्र तथा वाष्पीकरण की नालियाँ फ्रियोन प्रशीतन संयंत्र में किस धातु की बनाई जाती हैं? तो आपने देखा होगा कि नाली पतली पतली ट्यूब्स होती हैं ऐसे करके रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, ऐसे नहीं होती हैं, थोड़ा सा इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से ट्यूब्स लगी होती हैं, वो देखी होंगी। वो किसकी बनाई जाती हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आंसर होगा इसका? कॉपर की, ठीक है, कॉपर की बनाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लीकेज इन द रेफ्रिजरेटर सिस्टम यूजिंग फ्रियोन इज डिटेक्टेड बाई। फ्रियोन उपयोगी प्रतिशत प्रणाली में रिसाव पता चलता है। देखो जहाँ पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है फ्रियोन इज डिटेक्टेड बाई, तो फ्रियोन का पता कैसे करेंगे? यहाँ पे हम पता कैसे करेंगे कि कोई लीकेज हो रहा है, ठीक है? तो एक मेथड होता है, कौन सा? हैलाइट टॉर्च का, ठीक है, हैलाइट टॉर्च का मेथड होता है एक, उससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। हैलाइट टॉर्च एक होती है, आपने पढ़ा होगा, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी फ्रियोन है, फ्रियोन उपयोगी दिशा में रिसाव हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये याद रखना। और भी मेथड होते हैं अलग अलग, तो हम आपको ये चीज़ें ध्यान से पढ़ लेनी है। आगे देखते हैं। द वर्टिकल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस लाइन ऑन ए साइक्रोमेट्रिक चार्ट इज इंडिकेटेड। देखो आपने एयर कंडीशनिंग में जो भी आरएसी वाले हैं, आरएसी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, वो ध्यान से देखो कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट आपने पढ़ा होगा, तो उसमें अलग अलग लाइन होती हैं। अभी देखते हैं। तो कह रहा है इसमें कि आपको यहाँ पे वर्टिकल लाइन बतानी है। तो वर्टिकल लाइन जो होती हैं वो कौन सी होती हैं बताइए? ड्राई बल्ब टेम्परेचर की होती हैं, ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन होती हैं वर्टिकल लाइन। अब देखो साइक्रोमेट्रिक चार्ट में देखो इस तरीके से लाइन दिखाई जाएंगी आपको, इस तरीके से। ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है इस तरीके से। इसमें बहुत सारी लाइन होती हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इस तरीके से लाइन होती हैं, इस तरीके से लाइन, ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इनका सबका अलग अलग मतलब होता है। तो ये वाली जो लाइन है दोनों, इनको हम डीबीटी लाइन बोलेंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, ठीक है। तो RH यहाँ पे 100% होने पर क्या होता है? DBT और WBT और DPT। मतलब DBT की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, WT वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तीनों की फुल फॉर्म मैंने बता दी है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। तीनों पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म, क्योंकि सीधे पूछ ली जाती है ये भी। चलो आगे देखते हैं। साइक्रोमेट्रिक चार्ट का एक और क्वेश्चन है। ऑन साइक्रोमेट्रिक चार्ट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन आर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल से दिखाई जाती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से दिखाई जाती हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, इस तरीके से ये चार्ट में आप अब देखोगे तो इस तरीके से लाइन बनी होंगी, इस तरीके से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो ड्यू बल्ब टेम्परेचर लाइन होंगी, DBT, ठीक है। इस तरीके से ये पढ़ लेना, क्योंकि मैं इसको बता रहा हूँ आपको सही तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इन कूलिंग टावर इज कूल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। शीतलन टावर में जल को प्रक्रिया द्वारा ठंडा किया जाता है। तो शीतलन टावर होता है, आपने पढ़ा होगा शीतलन टावर में, शीतलन टावर में देखा होगा। तो क्या कहते हैं, जल को कैसे ठंडा किया जाता है बताइए? पानी गिरता है इस तरीके से, तो कैसे कैसे करा जाता है? इवापोरेशन द्वारा, ठीक है, वाष्पीकरण द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, सी आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, एयर कंडीशनिंग इज कंसर्न्ड विद द मेंटेनिंग। एयर कंडीशनिंग का संबंध यह बनाए रखना है। तो एयर कंडीशनिंग का संबंध क्या होता है, क्या बनाए रखना होता है? टेम्परेचर बनाए रखना होता है, सही है, ह्यूमिडिटी बनाए रखना होता है, और साफ़ सफाई बनाए रखना होता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, सभी लोग देखो ध्यान से, लाइक जरूर करना भाई वीडियो को, ठीक है। द कर्व लाइन ऑन ए साइक्रोमेट्रिक चार्ट इंडिकेटेड। तो कर्व लाइन जैसे इस तरीके से लाइन होती है, ठीक है। अभी मैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट बनाया था, तो ये वाली जो लाइन होती है कर्व लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन होती है, ध्यान रखना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन होती है। कर्व लाइन जो होती है, देखो इस वाले चित्र में देखिए, ये वाली जो लाइन अगर हो गई तो इसको हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलेंगे। ये वाली लाइन जो हो गई, इसको इस तरीके से लाइन आएगी कर्व लाइन, इसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे। तो मैंने बोला था कि ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, एक बार इसको पढ़ लेना सही तरीके से। DBT लाइन इस तरीके से होगी, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर जाएंगे, DBT लाइन ड्यू बल्ब टेम्परेचर हो गई।
ठीक है, इस तरीके से लाइन पूछी जाती हैं, तो देख लेना एक बार इसको। साइकोमेट्रिक चार्ट अगर आपके आईटीआई के सिलेबस में है तो देख लेना एक बार, क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। अगर डी बी टी माइनस डब्ल्यू बी टी, ठीक है, ये अगर डिफरेंस है तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? वेट बल्ब डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, वेट बल्ब डिप्रेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अब जिसने पढ़ा होगा उसको ही पता होगा ये आरएससी में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होगा इसमें से? देखो जूल भी हो जाएगा एनर्जी का यूनिट, न्यूटन मीटर भी हो जाएगा, पढ़ना ध्यान से, न्यूटन मीटर भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब इसमें से कौन सा डिस्टेंस का यूनिट नहीं है? लाइट ईयर या फिर माइक्रोन या फिर मिलीमीटर या फिर माइलस्टोन, इनमें से कोई सा भी आंसर आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। ठीक है, और सभी लोग क्या करना भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इससे और बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर देना कि वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच नहीं पाती है, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, और बताइए और किस टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए। मैं आपको वैसे करा तो रहा हूँ, सुबह के टाइम पे एक 9 बजे के टाइम पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जहाँ तक है 8-9 बजे या फिर 9 बजे तक वीडियो मिल जाएगा एक। और बाकी शाम को डिप्लोमा वालों की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है, जितना हो सकेगा उतना। और आराम से पिछले वाले वीडियो हम रिवीजन कर लीजिए। और मैं सिर्फ आपको आईटीआई वालों को सिर्फ मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आप एक काम करिएगा कि जितने भी मैं पॉइंट बताता हूँ उस तरीके से आप रिवीजन करिए। जो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, किसी भी पेपर को उठा लो, फिटर वाले हो या फिर इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन तुमको करने पड़ेंगे। फिटर का अगर पेपर है तो फिटर के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आएंगे, 30 से 35-40 क्वेश्चन। बाकी साइंस से आ सकते हैं, थोड़ा इधर उधर से यूनिट याद कर लो। मेट्रोलॉजी है, कौन सी चीज़ से क्या मापी जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन याद कर लो। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आते, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होगा, आराम से करो तैयारी। ठीक है, और एक बार में तैयारी नहीं होती है, कोई सोचा मैं 1 महीने में तैयारी कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले से जो तैयारी कर रहा होगा उसका ही होगा सिलेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।